बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने में आप देखते होंगे कि आप हर जगह होर्डिंग्स देखते होंगे, साइन बोर्ड्स देखते होंगे, आप टीवी पे भी ऐड देखते होंगे फ़ंड रेजिंग के हवाले से। तो आज जो हमारा प्रोग्राम है वो फोकस इस बात पर होगा कि हमारे जो डोनर्स हैं या आप जो ज़कात खैरात दे रहे हैं वो आपको किन इदारों को देनी चाहिए और आपकी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए और आपको इस कॉम्प्लेक्स इशू को समझना चाहिए कि भाई हमारी कौम के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है। तो उस हवाले से आज हमारे स्टूडियो में दो गेस्ट को मैंने मदऊ किया है। हमारे पहले गेस्ट हैं जावेद जाफरी साहब जो कि हेल्प एंड केयर ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हैं, चेयरमैन भी और फाउंडर भी हैं। इनकी बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने मुझे, जब मेरी मुलाकात हुई इनसे, तो इन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब ये चाहते हैं कि मिडिल क्लास ख़त्म ना हो और मैं मिडिल क्लास को संभालने के लिए, उनकी सपोर्ट करने के लिए निकला हूँ। तो मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करते हैं और हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं माशाल्लाह से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनका जो है वो स्किल बिल्डिंग में और कॉर्पोरेट सेक्टर में इनका तजर्बा है। ताहिर जावेद साहब हबको में रह चुके हैं माशाल्लाह से, और इसके अलावा एंग्रो में आप रह चुके हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं ये, और हुनर फाउंडेशन के आजकल सरबराह हैं और लोगों को हुनर फराहम कर रहे हैं ताकि हमारी यूथ जो है बाइज़्ज़त तौर के ऊपर बाहर जाए और वो हादसा ना हो कि कश्ती डूबने का वाक़या हो गया, टर्की पे इतने लोग पकड़े गए, यूनान में इतने लोग पकड़े गए। आज ये इतने जो लोग जो पकड़े जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की सरहदों पर पाकिस्तानी, उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो बेचारे इज़्ज़त के साथ नहीं जाते और वो इस मुल्क से अच्छे रोज़गार की खातिर वो इस मुल्क से निकलते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं। कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं होते, कुछ लोग समंदर की लहरों का निशाना बन जाते हैं, कुछ लोग वहाँ की फ़ौज की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की गोलियों का निशाना बन जाते हैं। खैर बहरहाल पाकिस्तान इसी तरीके से चल रहा है और अल्लाह ताला जो है हमारे हुक्मरान को जो हिदायत दे कि वो कौम के लिए, और हमारी ब्यूरोक्रेसी को अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो हमारे लिए अच्छी पॉलिसी बना सकें। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूँगा ताहिर जावेद साहब कि आप इतने अरसे से हुनर फाउंडेशन रन कर रहे हैं, तो अब आपका मोटिव क्या है और आप कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ आपको नज़र आई हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ चेंजेस आई हैं? देखिए पहले तो इस इशू को ले लेते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान में यूथ है, यूथ जी बिल्कुल सब 65% यूथ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है स्किल बिल्डिंग। को ज़रा ट्रांसलेट करते हैं, ये बनते हैं 15 करोड़ लोग जी। हमारे पास 24 करोड़ की आबादी है, 15 करोड़ की आबादी यूथ पर मुश्तमिल है। ये 30 साल से कम है जी। 15 से 29 साल की उम्र में 7 करोड़ लोग हैं जो इस वक्त एक्टिव एम्प्लॉयमेंट ढूंढना चाहते हैं। सही। और ग्रोथ रेट पाकिस्तान का अभी भी 2-2.5% के ऊपर है। जीडीपी ग्रोथ नहीं, मैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन जीडीपी। जी 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 जी। तो हमारा जो इशू है वो कॉम्प्लेक्स है इस लिहाज से कि हमारे पास एक यंगर पॉपुलेशन है जी, आ रही है और इसको एक्सपोर्ट किया जाए, मैन पावर को एक्सपोर्ट करें या अपने प्रोडक्टिव यूज में लें, प्रोडक्टिव यूज में। लेकिन सर मैं आपको ये बताऊँ कि आप प्रोडक्टिव यूज़ में आप कैसे ले सकते हैं जब आपका शराय सूद जो है वो 22% होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी नहीं, तो फिर किस तरह से? अच्छा, इसके अंदर ये चैलेंजेस बिल्कुल तो आपके बजाय चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे बहुत नुकसान हुआ है। कोविड के बाद जो इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, जो एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी है। मुझे अब उम्मीद है कि सूद की शरह जो है अगले 1 साल के अंदर कम होगी, बट वी स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। लेकिन हम उन सब चीज़ों का इंतज़ार नहीं कर सकते। 2008-9 में ये इदारा कायम हुआ, उसका मकसद ये था कि टू स्किल पाकिस्तान। तो कुछ दोस्तों ने मिलके जिनके ऊपर TCF का इन्फ्लुएंस था, जिन्होंने TCF में काम किया था, सिटीजन फाउंडेशन, तो उनके ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि बच्चा 10वीं जमात पास कर गया, अब उसको आगे क्या करना है। 10वीं जमात पास करने के बाद सारे बच्चे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तो नहीं पहुंच सकते। एग्जैक्टली सर। ना लॉयर बन सकते। एग्जैक्टली। तो उनके लिए कोई मुतबादिल रास्ता होना चाहिए कुछ काम करने। ये SME सेक्टर की तरफ उनको हाथ से स्किल होना चाहिए। तो इन्होंने तो वहाँ पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का वजूद आया जो तारिक रोड से स्टार्ट हुआ, और आज माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन 12 से 13 सेंटर हैं। हम अगले साल 25 के एंड तक वी शुड बी अराउंड 17 सेंटर्स पूरे पाकिस्तान के अंदर। हम साल में तकरीबन 6 से 8 हज़ार बच्चे ट्रेन करते हैं।
आज तक 31,000 प्लस बच्चों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। उसमें से 71% बच्चे इकोनॉमिकली एंगेज्ड हैं, चाहे खुद काम करें चाहे कहीं जगह पे काम करें, किसी कंपनी में काम करें। उसके अलावा 15% बच्चे ऐसे हैं जो उस मोटिवेशन के बाद अपनी एजुकेशन आगे लेके चल पड़ते हैं, और बाकी जो बकाया बच्चे उनको शादी हो गई चले गए या करियर फॉलो नहीं किया, तो ये नंबर्स बनते हैं। तो चैलेंज बहुत बड़ा है, चैलेंजेस बहुत हैं। तो इस चैलेंज में एक होता है जमूद पे चले जाना, हम सारे बैठ जाए कि इंटरेस्ट रेट हाई है, मुसीबत बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है इन पूरी डार्कनेस के अंदर या इस पूरे उसके अंदर उम्मीद की किरण लाजमी जलनी चाहिए। सही। और ये मेरा ख्याल है कि जो इदारा हुनर कर रहा है, और मेरे आने की वजह भी यही थी इसमें, जी, कि मुझे उम्मीद की किरण नजर आई, जिसके एक कॉज है यूथ को आपने एम्पावर करना है, मोबिलाइज करना है अपने यूथ को। वरना यूथ ने फिर वो करना है जो 9 मई में क्या हुआ था, आपको बेहतर पता होगा कि हमारी जो यूथ डायरेक्शन नहीं करूंगा 9 मई का, लेकिन बहरहाल नहीं, आप ये देखें ना कि हमारे यहाँ जो यूथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं, हमने करना क्या है। अब वो यूथ जो है अगर किसी नेगेटिव उसमें यूटिलाइज हो गई, तो आप कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा कौम और ये मुल्क नुकसान उठा सकता है। अगर उसको पॉजिटिवली देखें, अगर इसको इमरान पॉजिटिवली देखें, जी, कितना फायदा हो सकता है अगर हम इनको ट्रेन कर लें। एग्जैक्टली सर, दोनों साइडें, जी, नुकसान भी बहुत बड़ा, और अगर फायदा हो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। लेकिन हम हमारे पास एक लिमिट है गवर्नमेंट के ऊपर, खास तौर से कि वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो अपनी वो तवज्जो दे। मेरी तो बहुत ज़्यादा तवक्को होगी कि गवर्नमेंट इस एरिया को बहुत सीरियसली देखे और डेवलप करे। सही जी, मेरी तवक्को होगी गवर्नमेंट से। सही जी। अच्छा, एक बात आपसे मैं और एक बात पूछना चाहूँगा ताहिर साहब, कि मैं ये देखता हूँ कि हमारे लोग प्रायोरिटीज़ नहीं देखते हैं कि व्हाट विल द प्रायोरिटाइज, कि हमने किस को ज़कात या खैरात या जो भी फंड्स किसको देने चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि मैं तो ये देख रहा होता हूँ कि लोगों को फूड चैरिटी के नाम पे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है कि हम भूखों को खाना खिला रहे हैं, और भूखों को उसको कॉस्ट बना के उसकी मार्केटिंग करके लाइनें दिखा के कि भाई इतने इतने लोग लाइन में लगे हुए हैं जनाब हमसे खाना लेने के लिए। और यकीन करें कि मैंने 2-3 के एक स्टोरी कर रहा था मैं, तो मैंने 2-3 लोगों के इंटरव्यू भी किए कि भाई आप यहाँ पर सैलानी वालों की लाइन में आप वो खड़े हुए हैं, तो आप आए कहाँ से, आप करते हैं क्या हैं। उन्हें कहा साहब हम तो उधर काठौर पे रहते हैं, हम करते तो कुछ भी नहीं है, वहाँ से सुजुकियाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती, किसी गाड़ी पर बैठ के इधर आ जाते हैं और यहाँ पे गपशप लगाते हैं, खाना वाना खाते हैं, कुछ घर वालों के लिए भी लेके चले जाते हैं, और बस इसी में दिन गुजर जाता। तो मैंने कहा आपको कुछ ज़िंदगी कोई मकसद नहीं है। बोले मकसद हमारा, हम जैसे गरीबों का क्या होगा भाई, ये खाना लेते हैं चले जाते हैं, कोई काम करते क्यों नहीं करते काम। बोले काम क्या करें जनाब, असल चीज़ तो पेट है, रोटी मिल जाती है बस बहुत है, और वो लेके घर वालों के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तो अब आप ये बताएं कि इस यूथ को किस तरह से आप जो हैं वो हुनर की तरफ लेकर आ सकते हैं, हुनरमंद कैसे बनाए जा सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा है इस एरिया में, मेरा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट में ज़्यादा है जी। जो मैंने देखा है यहाँ पर कि ये परसेप्शन किस तरह से ये चेंज होगी लोगों की, इसमें मैं थोड़ा सा आपको अर्ज कर दूँ। अगर आप जाते हैं यूथ को टारगेट करते हैं, उनको लेके आते हैं, मुझे इंटरेस्ट नज़र आता है जी। अगर आप उनको रास्ता दिखाते हैं तो वो उस रास्ते की तरफ चलने को तैयार है, चाहे वो अच्छाई का या बुराई का, दोनों चीज़ें जिस तरह आपने पहले जिक्र किया था। अगर आप अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं तो आपको इंटरेस्ट नज़र आएगा, बच्चे आपके पास आते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद नौकरी भी लेते हैं, और वो एक प्रोडक्टिव कुव्वत बन जाते हैं मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सही। जो बात आप कर रहे हैं ये तो कुछ आपके अपने बिलीव्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप डोनेशन जो ज़कात देते हैं जी। हाँ, इस पे भी बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन इस्लामिक फंड्स में और रिलीजियस में कितना 45% के तकरीब के करीब जाता है, और हेल्थ केयर में 25-35% जाता है। देखें, जब आप मिजरी देखते हैं कि अराउंड योरसेल्फ, और आप देखते हैं कि लोग को हेल्थ के लिए फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो आपकी एक इंसान के अंदर वो पैदा तो होती है कि यार मुझे मदद करनी चाहिए। तो उस प्रायोरिटी लिस्ट में अगर गवर्नमेंट ने ये अदारे कायम किए होते हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, तो फंडिंग फिर जाती और प्रोडक्टिव एरियाज के। सर एक और बात बेसिक नीड को तो पहले कवर करना आपका इंसान का तो
बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जो है तकरीबन 19 इदारों को बड़ी अच्छी फंडिंग देती है और हमारे हेल्थ का तकरीबन 40% के करीब बजट जो है वो इन रफ़ाई इदारों को जाता है, जिसमें आपका इंडस है, हेल्थ केयर फाउंडेशन है, आपका SIUT है और बेशुमार हेल्थ से रिलेटेड इदारे हैं जिनको ये फंडिंग जाती है। 19 के करीब ये इदारे हैं और जिन्हें अच्छी खासी फंडिंग जा रही है, जिनको समझे कि सिंध गवर्नमेंट ही चला रही है। तो इस गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा रोल है और बड़ा पॉजिटिव उनका वो है, पॉजिटिव रोल है कि भाई ये चले, हम लोगों को हमसे शिकायत रहती हैं। जब मैंने डिग्नेटरी से बात की इस मौजू पर, वो कहते हैं कि अक्सर लोगों को हमसे शिकायत रहती है कि जनाब सरकारी अस्पताल में हमें अच्छा काम नहीं मिलता और हमें जब डॉक्टर नहीं होता, दवाई नहीं होती, ये होता है। तो इस वजह से हम ये करते हैं कि हम इन 19 इदारों को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि ये किसी तरह से हमारी मदद करें और लोगों को इलाज की सहूलत फराहम करें। ये मॉडल मेरा ख्याल है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, या ये तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है लेकिन सपोर्ट करना प्राइवेट NGOs को, मेरा ख्याल है मॉडल ने काम किया है जी। और इंडस हॉस्पिटल डिमांड बहुत बड़ी है, एग्जैक्टली नीड बहुत बड़ी है, उस नीड के लिए पूरा करने बहुत लोड है, ओवरलोड है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो टेरिशरी केयर हॉस्पिटल वो भी ओवरलोड है और हमारे जो दूसरे जो रफ़ाई इदारे वो भी ओवरलोड हैं। इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये आता है प्राइमरी हेल्थ केयर का, कि अगर आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर डेवलप हो तो टेरिशरी केयर की तरफ तो लोग आएंगे ही नहीं, और उनको अपने डोर स्टेप के ऊपर कोई सहूलत मिल जाए तो। देखिए, बेसिक हेल्थ यूनिट की जो सारी वो थी थ्योरी थी, वो यही थी कि बेसिक हेल्थ यूनिट विल बिकम द प्राइमरी हेल्थ जी, और प्राइमरी हेल्थ को PPHI को भी बनाया गया आपके में। सो इस तरह जो इनिशिएटिव्स आए, लेकिन प्राइवेट NGOs के अंदर कुछ बेसिक हेल्थ यूनिट है, NGO लेकिन गवर्नमेंट का रद्द बदल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट हैज द बिगर मसल। गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, और जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिसोर्सेज डाली हैं सही एरियाज के अंदर, इसी तरह मेरा ख्याल है वोकेशन के अंदर डालनी चाहिए, लार्जर डोनेशन देनी चाहिए, बिकॉज ये फ्यूचर है कि फ्यूचर जनरेशन अगर इनेबल होगी तो अपने हेल्थ का भी क्या ख्याल रख सकेगी, हेल्थ के लिए पेमेंट भी कर सकेगी और डिपेंडेंसी कम कर सकेगी। तो ये तो आपको पहिया तो चलाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखें ना कि हमारे कुछ डोनर्स भी हैं जो हमें वोकेशनल ट्रेनिंग में सपोर्ट करते हैं। GIZ आपके इल्म में होगा। अब GIZ ने तो इस मरतबा फंडिंग से पंजाब में की है और KPK में की है और सिंध बलूचिस्तान में नहीं की, इसकी कुछ आई डोंट नो, ये उनके अपनी मेथोडोलॉजी है या अपनी पॉलिसीज हैं, क्योंकि कुछ टाइम फ्रेम में उन्होंने सिंध में की, बाकी सूबों में की। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया, बेसिक सिस्टम ऑफ वोकेशन के ऊपर GIZ की बहुत फंडिंग रही, बहुत फंडिंग, इसके अंदर पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर सेट किया गया, लेवल्स क्या होने चाहिए, आपको लेके कैसे चलना चाहिए। सो दे हैव डन देयर जॉब। जहां पर इवन GIZ इज वर्किंग अ लॉट ऑन द एनवायरनमेंट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ऑल दिस थिंग, उस पर भी वो बहुत काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपकी तरफ आऊँगा जावेद साहब, आप मुझे बस जावेद साहब ये बताइए कि आपके ये NGO जो आपने बनाई अपनी, ये कब बनाई है और आपके जहन में क्या ख्याल आया इसको बनाने के लिए, कौन लोग आपके साथ थे जिन्होंने आपको इनकरेज किया? असल में मैं बात स्टार्ट करूंगा कोविड के कोरोना के टाइम से। कोरोना के टाइम में आपने देखा था एक खतरनाक वबा आई थी जिसने पूरी दुनिया भर में लोगों को हिला के रख दिया था, और एक इंसान ने दूसरी इंसान की किस तरीके से मदद की थी वो एक एग्जाम्पल था। उसी के दौरान ही हमें एक चीज़, एक माशरा देखने को मिला था, मिडिल क्लास जिसे वाइट पोस्ट भी कहते हैं, वाइट कॉलर। उसी टाइम पे ही हमें सफ़ेद पोस्ट कहते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी बहुत नीड की ज़रूरत होती है। और मिडिल क्लास लोग ये है जो सामने आके हेल्प नहीं करते। गरीब की तो हर कोई मदद कर देता है, लेकिन मिडिल क्लास की बहुत कम लोग मदद करते हैं। तो यही विजन के साथ, यही आइडिया के साथ ही मैंने अपने वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी थी। और मैं जो मेरी जो वेलफेयर है वो हेल्प एंड केयर, वो हर कम्युनिटी के लोगों की मदद करेंगी और नॉन मुस्लिम, मुस्लिम हर किसी की मदद करेंगी। और मेरे साथ जो टीम है तकरीबन 50 to 60 लोगों की टीम है। इसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो प्रोफेशनल भी है और अपने अपनी फील्ड के माहिर होते हैं, जिसमें से एक है सर्जिकल आइटम्स के भी माहिर है, जैसे कि OTs में, OT ऑपरेशन थिएटर्स में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके माहिर है। मेरे साथ काफ़ी सारी रजिस्टर्ड नर्सिस है वो भी है, और साथ में IT के डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर्स में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स और टीचर
टीचर्स वगैरह भी मेरे साथ टीम में सही, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो अब इस कारवान को आप लेके चल रहे हैं, तो आगे आपके मुस्तकबिल में आपके क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या करना चाहेंगे आप मजीद? ऐसा फ्यूचर के 2-3 प्लान्स हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो नहीं रख सकते, हम भी फेल डाउन होंगे। तो इसमें से 2-3 मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये जैसे कि सीनियर सिटीजन्स है, उनको क्या चीज़ है, उनको बेसिक्स नीड्स क्या चाहिए, उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए और मेडिसिन जो डेली नीड्स की मेडिसिन होगी, शुगर की हो गई, वो मेडिसिन वो हम सप्लाई करें। सो मैंने एनालाइज किया हुआ जो मेरा जो एरिया है नाजमाबाद तक, सोल्जर बाजार तक, जितने भी एरियाज है उनमें मैंने एनालाइज किया कि कितने सीनियर सिटीजन्स है, उनकी एक मैंने रेशियो बना के रखा है, किन किन को ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा सीनियर सिटीजन से। इसके अलावा मेरा एक मोटिव ये भी है कि फ्री मेडिसिन और सर्जिकल OT आइटम्स जो भी है वो भी मैं सप्लाईज करूँ, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के लोगों को बहुत नीड है। क्योंकि लोग कहते हैं कि भूख की ज़रूरत है, लोग आज भूख की वजह से नहीं, मेडिसिन की वजह से उनका हो रहा है। और तीसरा ये कि एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहूँगा मैं हेल्थ को लेके, जिसमें मैं जो बेसिक जो नर्सिंग के जो इक्विपमेंट होंगे, जो क्लासेस होंगे, वो सिखाना चाहूँगा, और कुछ IT के जो प्रोग्राम्स होंगे वो डेली बेसिस पे मैं वो करना चाहेंगे आप? जी जी जी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊँ कि नॉर्थ अमेरिका में हमारे जो नर्सिंग है और पैरामेडिक्स की बड़ी डिमांड है, और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में उनकी हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो शायद जो है मफलूज हो जाएंगे अगर जो साउथ एशियंस लोग हैं अगर हड़ताल कर दें तो इतने बड़े पैमाने पे हमारे साउथ एशिया के लोग जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है ना वो पैरामेडिक्स हैं। और आपको पता है पैरामेडिक्स रीढ़ की हड्डी होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। और अरब कंट्रीज में भी आप देख सकते हैं। जी, अरब में भी काफ़ी अरब में भी हैं, लेकिन अभी अरब में ज़रा थोड़ा कम होता जा रहा है कि जब से इंडिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं उन लोगों के, मिडिल ईस्ट वालों के, तब से पाकिस्तानियों की डिमांड जो है कम होती जा रही है। इवन तकरीबन कोई 300 या 500 के करीब उन्होंने हमारे जो MD डॉक्टर्स थे जिन्होंने MD किया हुआ उनको भी वापस पाकिस्तान जो उन्होंने भेजा है। खैर बहरहाल ये मुल्कों के आपस के ताल्लुकात और अपने भी मुल्कों के मफादात होते हैं, और हम अब तो दुनिया में ये चल रहे हैं कि आपके किस मुल्क से मफादात है उसी के साथ हम ताल्लुकात बनाते हैं। अब देखिए पाकिस्तान रशिया की तरफ जाना शुरू कर रहा है, रशियन लैंग्वेज के सेंटर्स जो हैं पाकिस्तान में अब काम करना शुरू कर रहे हैं। सर इस बारे में आप क्या कहेंगे, रशिया के बारे में आपका कोई है प्लान कि रशियंस सिखाई जाए लोगों को, कोई है ऐसा करेंगे कोई लैंग्वेजेस की तरफ? जापानीज अभी हमने इस एरिया में तक काम नहीं किया कि लेकिन ये होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेन पावर को एक्सपोर्ट करने का आपका प्लान है तो कम से कम उनको थोड़ी बहुत लैंग्वेज की नो हाउ होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज लैंग्वेज इज अ मेन बैरियर बिटवीन द सॉरी नो इट्स ऑलराइट सॉरी जी। लैंग्वेज जो है उसमें मेरे ख्याल इंग्लिश सबसे पहले आती है। बिल्कुल डेफिनेटली इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज। यस, उस पर काम होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी वगैरह सिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इंटरव्यूइंग स्किल्स, दैट्स पार्ट ऑफ इट। और कितने ट्रेड्स में ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं ये तो जरा बताएं। 31 ट्रेड। 31 ट्रेड कौन कौन से हैं? उसमें 4 वर्टिकल हैं, एक है कन्वेंशनल ट्रेड्स, एक कमर्शियल ट्रेड। अच्छा, वर्टिकल ट्रेड के बारे में थोड़ा सा बताएं। मतलब कि कन्वेंशनल ट्रेड्स के बारे में ये है कि जिसमें एयर कंडीशनिंग, वेल्डिंग, पाइप फिटिंग वगैरह उस तरह की ट्रेड है। एक है बच्चों की स्पेसिफिक ट्रेड जिसमें ब्यूटी, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग, सही। एक डिजिटल ट्रेड्स है, एक हेल्थ केयर। सही। तो ये सारी ये हैं। अच्छा, तो आपने बताया तकरीबन को 31,000 लोग जो हैं वो अब तक ट्रेन हो चुके हैं, और वो माशाल्लाह से इस मुल्क की इकॉनमी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये अच्छी बात है बहुत। तो ये बताएं कि मैं यही आपसे डिस्कस कर रहा था कि अच्छा जी, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ और फिर ब्रेक के बाद फिर दोबारा तारिक जावेद साहब से इस बारे में ज़रा पूछेंगे। थैंक यू। जी ताहिर साहब कंटिन्यू करें जी, आप जो कहना चाहते हैं। उसमें हमारे पास 4 वर्टिकल है, जैसा मैं कह रहा था। एक वर्टिकल कन्वेंशनल ट्रेड्स का है, जिस कन्वेंशनल ट्रेड्स हैं जिस तरह एयर कंडीशनिंग, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, पाइप फिटिंग। सेकंड जो वर्टिकल है वो ज़रा विमेन ट्रेड्स हैं, जिनके अंदर ब्यूटी, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस मेकिंग एंड इंडस्ट्रियल स्टिचिंग। थर्ड वर्टिकल डिजिटल, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वो वर्टिकल है। रोबोटिक्स भी हम करते हैं, रोबोटिक्स भी कर रहे हैं, हाँ, रोबोटिक मैकेट्रॉनिक्स कर रहे हैं। एंड फोर्थ वर्टिकल इज हेल्थ, जिसका आपने भी जिक्र किया था।
कि हेल्थ वर्टिकल के अंदर इस वक्त हम अटेंडेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हेल्थ अटेंडेंट्स या एल्डरली अटेंडेंट्स होते हैं जी जी उनके लिए डेवलप कर ओल्ड एज के अंदर ओल्ड एज प्लस ये अटेंडेंट इस्तेमाल होते हैं जो नर्सिंग स्टाफ के नीचे का जो स्टाफ होता है जो छोटे मोटे काम करते हैं, जी जी टीके वगैरह लगा सकता है जी जी, इसकी डिमांड काफी एड नर्स जिसे कहते हैं आई थिंक एड नर्स है एक, तो इनको तैयार करना चाहिए। इसमें एरिया के अंदर जिस तरह आपने जिक्र किया था कि बार बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड नॉर्थ अमेरिका में, इसकी एक डिमांड की जो पैरामीटर है वो चेक कर सकते हैं कि जापान के अंदर देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ दीस पीपल। लैंग्वेज का बैरियर आता है, तो इसलिए अब लैंग्वेज के ऊपर हम सोच रहे हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ, एक इंडस्ट्री है जिसका जिक्र तो नहीं करूँगा इस वक्त, मैं उसका नाम नहीं लेता, उन्होंने अभी कोई 200-250 टेक्नीशियन भेजे हैं पाकिस्तान से जापान के अंदर। अच्छा और उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट या जो भी जहाँ पर इंडस्ट्री है उसके अंदर जापानीज ट्रेनिंग का पूरा सिस्टम है। अच्छा, जिसमें जापानीज सिखाते हैं, जापानीज कल्चर सिखाते हैं, कल्चर बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है और उनके तौर तरीके हमसे बहुत डिफरेंट है। एग्जैक्टली सर, वो आपने बिल्कुल बजा कहा है कि अगर आपने तरक्की करनी है, पहला तो ये चाहिए कि यार क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी ट्रेनिंग, यस, उसी के बेस पे आपको कोई हायर करेगा, वरना तो आपको हायर नहीं करेगा, वरना तो स्किल्ड लेबर की जगह अनस्किल्ड लेबर के तौर पे जाते रहेंगे। और जिस तरह हमारी बहुत सारी पिछले सालों में लोग गए, सही, अर्निंग कैपेबिलिटी कम होती है उनकी, प्रोग्रेशन कैपेबिलिटी कम होती है, इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग या जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, चाहे वो मेडिकल की साइड पे है, इंजीनियरिंग की साइड के ऊपर है, जिस साइड पे मर्जी है, सही करने की बहुत जरूरत है। सही, और वही एम लेके हम चले कि यार उसको अगर हम सही कर सकते हैं तो आप पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी में भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अगर अच्छा ट्रेंड फर्द निकालेंगे या बच्ची होगी या बच्चा होगा, वो उस चीज को लेके अपने ट्रेड को या अपने स्किल को लेके आगे भी जा सकता है, चाहे वो ओवरसीज जाए कमाए, तो वो नए रास्ते खुल सकते हैं, नए रास्ते खुल सकते हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में एक और मसला ये है कि हमारा जो कोई प्लम्बर है या कोई इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियन है, उसके बजाय जो हमारी सोसाइटी है वो किसी क्लर्क को या किसी सरकारी को या इस तरह के जो काम करने वाले ऑफिशियल काम करने वाले लोगों को उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि अगर अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं तो इस पर क्या आप एक्चुअली देखें, इसमें तो ये परसेप्शन कैसे चेंज हो सकती है सर? ये परसेप्शन कैसे चेंज कर सकती है? इसका ना आसान जवाब है ना परसेप्शन। देखें, दुनिया में हालांकि वो ज्यादा अर्न करता है, ही इज अ टेक्निकल वेल्डर जो है जी, वो कई लाखों रुपए में कमाता है, ऑफ कोर्स, यस सर, एंड आपकी परसेप्शन वो नहीं। बहरहाल आई थिंक सो ओवर टाइम हो सकता है कुछ थोड़ी चेंज हो जाए, लेकिन दुनिया में हर जगह स्ट्रगल है, हर जगह ब्लू कॉलर जॉब विल ऑलवेज स्ट्रगल। अच्छा, उसमें 100% इतना आसान नहीं है इसके अंदर ये। तो अब एक बात ये बताएं कि अब हमारे यहाँ, मैं दोबारा फिर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो स्किल बिल्डिंग है, इस पर लोगों को आप जो हमारे डोनर्स हैं उनको किस तरह से मुतवज्जा कर सकते हैं कि ये उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब एक आदमी के पास स्किल होगा, उसके बाद जॉब होगी, उसके बाद थोड़ी बहुत एजुकेशन भी होगी, उसके बाद ट्रेनिंग भी होगी, तो वो एक फ़ख्र महसूस करेगा, एक डिग्निफाइड लेबर होगा तो वो बेहतर है? या फिर हमारे यहाँ जो एक कल्चर का सिलसिला चल रहा है कि जी राशन बांट दो और एक भिखारी बना दो, ये इस बारे में इसकी वाज़ेह एक फ़र्क है, ये दोनों वाज़ेह फ़र्क है। इसको किस तरह से आप कॉर्पोरेट को और इनको किस तरह से आप कन्विंस कर सकते हैं कि दे विल कम टुवर्ड योर साइड कि आप बहुत अहम है, आपका शुबा बहुत अहम है? एक जुमला कहता हूँ जी, आप अगर ज़कात देते हैं वोकेशन डेवलपमेंट पे जी, आप प्रोड्यूस करेंगे ज़कात देने वाला, अच्छा जी, वो कल एक ज़कात देने वाला प्रोड्यूस हो जाएगा, सही जी, और वो सिलसिला जो है वो सदका जारी में जाएगा। सो ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आई मीन अपना बिलीफ भी इंपॉर्टेंट है, आप किस साइड के ऊपर करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के ज़हन में आना चाहिए कि अगर आप सदका जारिया पे यकीन करते हैं और समझते हैं, तो जहाँ पर आप सबील लगाते हैं या कुछ करते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट में आता है कि यार ये चलता रहे, ये वो चीज़ है। अगर आप किसी को हुनर दे देते हैं, वो सिर्फ वो बच्चा नहीं चलता, उसकी बदौलत क्या होता है, उसकी औलाद, उसकी क्या नाम है, फैमिली प्रॉस्परस होती है जी,
अपनी नई जनरेशन की एजुकेशन का काम कर सकता है, अपनी हेल्थ केयर का काम कर सकता है जी, और गलत राह पे जाने से कुछ लोगों को आप रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी एक बात ये है कि अगर आप यू हैव द कंट्री हैव द स्केर्सिटी ऑफ द डॉलर्स, और वो शख्स, वो स्किल्ड लेबर अगर बाहर चला जाए तो आपके लिए तो अगर आप डॉलर भी ला सकता है, वो आपके रेमिटेंसेस भी आ सकते हैं, आपके रेमिटेंसेस में इजाफा हो सकता है। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि रेमिटेंस में कुछ कमी आ रही है। ये देखा कुछ हो सकता है लोग कम हो गए वहाँ से, हो सकता है उनके अंदर कुछ डर पैदा हो गया जैसे हम पैसे वहाँ बाहर रख रहे। सो मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन ये है कि आपकी बात बजाय हमें वो इंक्रीज करना चाहिए। और इंक्रीज करने की एक तरीका इज मैन पावर। मैन पावर एक्सपोर्ट 70 में शुरू हुई थी। जी, मुझे वो बड़ी अच्छी तरह याद है। वो दुबई चलो वाला जो सीन था वो बिल्कुल सही था उस जमाने में। दुबई चलो सही। अगर उसमें अगर आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लें कि यार मुझे क्यों देना चाहिए, इसको मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लूँ। अगर मैं दूंगा तो मैं एक ऐसा फर्द को तैयार करूंगा जो ज़कात भी दे सकेगा, टैक्स भी दे सकेगा, अपने बच्चों को पढ़ा भी सकेगा जी, और एक प्रोडक्टिव सोसाइटी का एलिमेंट बन सकेगा। तो मतलब यानी कि कंप्लीट इकोनॉमिकल अपलिफ्ट सोल्यूशन है हुनरमंद बनाना। बिल्कुल मेरा ख्याल है। और फिर वो आगे किसी को बिल्कुल सही है जी, एग्जैक्टली आगे किसी को नौकरियां दिलाएगा, वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है, वो एसएमई बन सकता है। अब आप देखें जर्मनी में जो उनकी आई थिंक मोर देन 60% जो उनकी इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन एसएमईज। तो एसएमईज जो है वो किसी भी मुल्क की मईशत में कितना अहम किरदार अदा करते हैं, और आप वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए आप एसएमईज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखें दुनिया की इकोनॉमी जिस तरह कंट्रैक्ट कर रही है जी, तो जावेद साहब से मेरी डिस्कशन हो रही थी जब हम बाहर बैठे थे। फ्रीलांसिंग वर्ल्ड जी हर कोई बात करता है। एग्जैक्टली आपको अगर अंदाजा हो पाकिस्तान से कोई 3 मिलियन फ्रीलांसर रजिस्टर्ड है जी, 2.7 to 3 मिलियन फ्रीलांसर जी जी। कमाई उनकी बहुत कम है। अगर मैं एक्चुअल नंबर्स पे आऊं कि वो कितने कमा के लेके आते, वो बहुत कम नंबर है। वहां पर डिफरेंस आ जाता है कैपेबिलिटी का और उनकी ट्रेनिंग का। अगर आप उनकी स्किल को इम्प्रूव करते हैं उसी लॉट की, तो दे कैन अर्न मोर डॉलर्स जस्ट सिटिंग इन पाकिस्तान। तो तरीके तो बहुत है, तरीके बहुत है। लेकिन ये फ्रीलांसर्स के लिए कुछ हमारे पेमेंट प्लेटफॉर्म भी तो डेवलप नहीं हुए। अगर ये हो जाए तो उससे भी जो है बहुत फर्क पड़ सकता है। अगर ये पेमेंट गेटवेज अगर डेवलप हो जाएं तो ये इस पर ही बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब मैं जावेद जाफ़र साहब आपकी तरफ में आऊँगा, तो मुझे आप ये बताइए कि अब तक आपने कितना काम कर चुके हैं, क्या क्या काम कर चुके हैं, क्या क्या खदमात सर अंजाम दे चुके हैं? माशाल्लाह काम तो हम कोरोना के टाइम से बाद से ही कर रहे थे, लेकिन ऑफिशियली जो हेल्प एंड केयर वेलफेयर एसोसिएशन के इदारे के अंदर से जो हमने काम स्टार्ट किया पिछले साल 2023 से स्टार्ट किया हुआ है। और रिसेंटली लास्ट वीक ही एक मिडिल क्लास फैमिली थी, उसको पूरी डिलीवरी किट हमने प्रोवाइड की है। और इसके अलावा हर महीने काफ़ी सारे बच्चे से उनकी स्कूल की फ़ीस भी हम भरते हैं, और काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी है जिनकी हम मदद भी करते हैं। तो आगे की भी प्लान्स काफ़ी सारे अच्छे हैं, फ्यूचर्स के भी, कि जो काफ़ी एक तो ये है कि सीनियर सिटीजन, क्योंकि काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन आप पाकिस्तान में इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकते हो। हाँ, क्योंकि वो है कि उनके पता है लॉ भी बन गया गवर्नमेंट का, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों ने माँ बाप को निकाल कार्ड भी अलग से दिया जाएगा। हाँ, बच्चों ने माँ बाप को निकाल दिया है। और ये है वो मिनिस्टर साहब भी मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, शोरो साहब जी जिन्होंने सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया है। ये तो एक ये चीज़ है ना कि बच्चों ने माँ बाप को निकाल दिया है, तो एक वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि आप कोई भी कम्युनिटी देख लो, कोई भी कंट्री देख लो, उसके ग्रोथ में किसका हाथ होता है? मिडिल क्लास का बहुत डेफिनेटली मिडिल क्लास अहम किरदार अदा करती है। आप अपने मिडिल क्लास को संभालेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो वो पुअर पीपल तरक्की करेगा। जो आपके मिडिल क्लास के जो नीचे तो तबका है उसको ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक अपलिफ्ट होगा होगी, और वो एक तरीके से मतलब वो अपने नीचे वाले लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको वो दिन याद होंगे कि यार आज हमारे हालात ऐसे थे, हमने वो बुरा वक्त देखा है कि हम वो बुरे वक्त से गुजरे कि कोई और गुजरे नहीं। ये जो चीज़ है वो एक मिडिल क्लास समझ सकता है, तो डेफिनेटली वो अपने नीचे वाले लोगों की मदद करेगा। सो एजुकेशन के इदारे पे भी 2-3 चीज़ों पे काम करनी है, और बस ये सारी चीज़ें। अब देख रहे हैं ताहिर साहब के हमारी मिडिल क्लास ख़त्म होती चली जा रही है। देखा आप नहीं है मिडिल क्लास तो अब हालिया जो सूरत हाल है उसमें
तो अब किस तरह से ये इन्फ्लेशन तो इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। मुझे याद है कि गवर्नर साहब ने हमसे कहा था कि जनाब जनवरी के बाद जो है इन्फ्लेशन कम होना शुरू होगी, लेकिन अभी जो रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी हुई उसमें पूछा उनसे कि भाई आपने तो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जी अब जनवरी के बाद से जो है वो इन्फ्लेशन कम होना शुरू होगी, तो ये अभी तक कम क्यों नहीं हुई और ये बढ़ क्यों जा रही है। वो कहने लगे एनर्जी, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है और जब एनर्जी प्राइसेस बढ़ती है डेफिनेटली इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है, फिर दैट इज़ अनकंट्रोलेबल। तो आप तो माशाल्लाह हबकों में रहे हैं, तो आप ज़रा कुछ बताइए क्या डायनेमिक्स हैं। आप अगर इसे गौर करें कि हमारी डिपेंडेंस कितनी है आउटसाइड एनर्जी के ऊपर। पहले तो होती थी सिर्फ आउटसाइड एनर्जी की डिपेंडेंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, फर्नेस ऑयल आता था बाहर से, सबसे बड़ी हमारी इम्पोर्ट ही यही है। ठीक है, उसके बाद अब जो बहुत बड़ी इम्पोर्ट बन गई वो एलएनजी बन गई है एंड वो आती है। अभी कोयले के 2-3 प्लांट है वो इम्पोर्टेड है एंड प्लस आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे एनर्जी की कंजम्पशन है, प्लस इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तो बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का फैक्टर है बिल्कुल। अब उसको किस तरह डील करना चाहिए, आई मीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को शिफ्ट करना सोलर की तरफ लाना चाहिए। हुआ ये है कि सोलर की तरफ शिफ्ट आई है तो जो प्लांट्स थे वो कुछ बंद होने शुरू हो गए और उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो देनी शुरू कर दी। तो जरा जी वो भी बड़ा इशू चल रहा है सर, बहुत बड़ा इशू है। बॉटम लाइन बनती है आपकी इंडस्ट्री का पहिया चल, इकोनॉमी का पहिया चल। अगर वो चलेगा, वो हिलेगा तो डिमांड जनरेशन भी है, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन भी उसमें चली जाएगी, उसका जो डिवाइड करने वाला पोर्शन है वो बढ़ जाएगा, तो कॉस्ट नीचे आ जाएगी एंड होपफुली दैट शुड डू दैट। लेकिन वो पहिया चलना ज़रूरी है। तो सर ये पहिया कैसे चलेगा कि जब हमारी इतनी इंपोर्ट्स हैं बनी के अब तो और एक्सपोर्ट है ही नहीं, और हमारी ये 2 बड़ी इंपोर्ट्स हैं, एक तो आपका फर्नेस ऑयल और दूसरा एडिबल ऑयल। सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट पाकिस्तान की एडिबल ऑयल है। तो अब ये इंपोर्ट और हमारे फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है आप देखें कि दिन ब दिन दे आर डिप्लीटिंग ना। सऊदी अरब से हमने कोई 5 अरब कितने अरब रुपए का भी कुछ कर्जा लिया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वो भी लिया हुआ है। तो अब ये जो इकोनॉमिकल मसाइल हैं और ये इंपोर्ट्स के लिए हल कैसे होंगी, हमें करना क्या पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट को ऐसी सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, एक तो एनर्जी के ऊपर तो कंजर्वेशन की तरफ सोचना चाहिए। अच्छा जी। और कन्वर्जन की तरफ सोचना चाहिए, इंटरनल रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। फायर इज वन ऑफ द कि कोल से आप वो प्रोड्यूस करें, वो कोल से प्रोड्यूस कर सकते हैं आप वहाँ पर। अब वहाँ पे सिंध एंग्रो कोल माइन वाला प्रोजेक्ट है और भी 3-4 और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जी। शंघाई इलेक्ट्रिक का प्लांट और वो चल भी काफी कैपेसिटी के ऊपर चलते हैं, फुल कैपेसिटी पे चलते हैं। सही, दैट इज वन वे। हाइड्रो है, एक दफा हाइड्रो लग गया तो उसकी पावर जनरेशन बिकम्स चीपर। जी। डैम्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये क्या वजह है ताहिर साहब, लोग ये कहते हैं कि डैम इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, व्हाई नॉट वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सम अदर सोर्सेज। ये बात सही है क्या कि डैम जो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है? डैम की और भी रीजंस है ना, आप वाटर स्टोरेज भी तो है जी। डैम इज नॉट ओनली प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ वाटर स्टोरेज, क्योंकि आप एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। वाटर स्टोरेज इज इम्पोर्टेंट ताकि आप एग्रीकल्चर चला सकें। सही। चलिए मैं ब्रेक के तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। थोड़ा इजाज़त दीजिएगा कुछ देर के लिए, फिर हाजिर होता हूँ आपकी खिदमत में जी। जी ताहिर जावेद साहब, आज आप जानते होंगे आज बहुत अहम दिन है पाकिस्तान के लिए, 20 मार्च है, और इस दिन के हवाले से आप कोई कौम को पैगाम देना चाहेंगे? दो चीज़ें हैं, एक मेरा बिलीफ है और दूसरा आप पैगाम कह लें। कई दफ़ा लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम ये इंडिपेंडेंट हुए तो क्या डिफरेंस आया। तो आज लोग देख सकते हैं कि जो हमारे कायद थे या उस जमाने की लीडरशिप थी, उनका विजन कितना स्ट्रॉन्ग था। उस विजन को लेके हम उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं ख्याल अभी शायद हम वहाँ पहुँचे नहीं जहाँ हमें पहुँच जाना चाहिए था।
मैं पूरी उम्मीद हूँ, अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि हमारे पास यूथ का बहुत बड़ा बल्ज है। उसको जहमत की जगह रहमत समझते हुए मेरे ख्याल एक रास्ता है। मैं एज अ इंडिविजुअल और हुनर फाउंडेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन उस मिशन को ऊपर जो काम कर सकते हैं वो हम करें। सही है जी। जिसमें यूथ को एम्पावर करना, उसको एम्प्लॉयबल बनाना और उसको एक अच्छा सिटीजन बनाने का जो रोल है जी, एक अच्छा सिटीजन बनाने का बहुत अहम। अगर मैं साल में अगले 2-3 सालों में 1 लाख बच्चा प्रोड्यूस कर सकता हूँ इस सिस्टम से, और वो 1 लाख बच्चा 5 लोगों को अफेक्ट कर सकता है, तो मेरा ख्याल मल्टीप्लायर इफेक्ट आप देखें, मल्टीप्लायर इफेक्ट देखेंगे। और इस तरह अगर कुछ और लोग इस हमारे मकसद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, हमारे साथ हाथ मिलाएं और आगे चलने के लिए मेरा ख्याल एक आप वोकेशनल रेवोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। वोकेशनल रेवोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात की, यानी इस मुल्क को वोकेशनल रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। अंदाज़ा ये करें इमरान के इफ यू गो टू चाइना, हमने चाइना में बहुत बिजनेस किया, समझा उसको, मैट्रिक से 50 से 60% से ज़्यादा बच्चे वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। 50 से 60% बच्चे, हर बच्चा तो नहीं पहुंच सकता ना मेडिकल में और बिजनेस स्कूल में और व्हाटएवर। यही हाल मलेशिया में है, यही हाल टर्की के अंदर है, तो मुख्तलिफ जगहों पे बहुत बड़ा फोकस है। अगर आपकी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होगी जो इंशाल्लाह बन सकती है, तो मेरा ख्याल है कि हम पूरी उम्मीद रह सकते, पूरा उम्मीद होना चाहिए हमें, और वोकेशनल ट्रेनिंग का रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आना चाहिए। मेरा ख्याल है आपका ख्याल आपका बिल्कुल दुरुस्त है। हायर एजुकेशन का भी आना चाहिए, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग का ज़्यादा फायदा इसलिए रहता है कि दैट पर्सन बिकम एम्प्लॉयबल और वो वेरी क्विकली कुछ ना कुछ अपने लिए कर लेता है, मतलब यानी अब हायर एजुकेशन में आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 2000 से ज़ायद PhDs बेरोज़गार है, और उन 2000 बेरोज़गार PhDs की अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तंजीम बनी हुई है, और वो अक्सर प्रेस रिलीज़ें भेजते हैं हमको HEC के ख़िलाफ़ कि हमें HEC ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो फिर हायर एजुकेशन का तो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एंड हम एक वन थिंग और मोर कि सर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे यहाँ ये हायर एजुकेशन है और इतने PhDs जो प्रोड्यूस किए हैं, कभी मैं अक्सर पूछता हूँ तो HEC के पास जवाब नहीं है कि ये इकॉनमी में इतने जो PhDs की इतनी बड़ी तादाद है, ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ये होता है कि आपको तो ग्लोबल विजन होगा, आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि पूरी दुनिया में तो ये होता है कि जो PhDs होते हैं वो कोई रिसर्च ऐसी करते हैं कि जो कि उस मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे PhDs ने क्या कर रही हैं, ये जो सिर्फ नौकरी के लिए लोग PhD करते हैं कि यार यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल जाएगी, प्रोफेसर की लेक्चरशिप मिल जाएगी। अभी देखिए रिसर्च इज द एरिया वेयर PhD, और जहाँ पर हम वोकेशन में हैं वहाँ तो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ख़ास पर्टिकुलर स्किल दी जाए जिसकी बेस के ऊपर वो प्रोडक्टिव और एम्प्लॉयबल हो सके। सही। तो अब मैं अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ कि इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में वोकेशनल ट्रेनिंग का रेवोल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की 65% आबादी जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है, और यूथ के पास कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, कोई हुनर होना चाहिए, ताकि ये किसी न किसी शोबे में कुछ ना कुछ करके रोज़गार इनको मिलना चाहिए, जो कि इनकी अशद ज़रूरत है। और रोज़गार ना मिलने की वजह से आपको पता है कि यूथ जो है वो किन किन शोबों में और गलत कामों में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो बेचारे डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा, किसी अच्छे इशू पर हम बात करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी।